गणपति बप्पा मोरिया। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्स पहला बेसिक कंसेप्ट का रिवीजन। राइट, शुरू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 क्या बोलती है। ये जनरली हम इग्नोर कर देते हैं। सेक्शन 1 बोलती है टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताती है। सेक्शन 3 बताती है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जनरली प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। 5 केसेस हैं। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट पर्पस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एओपीबीवाई फॉर्म फॉर शॉर्टेड ड्यूरेशन और डी डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो इसे अगर आपको शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो मैं बोलूंगा SLAAD। शिपिंग बिजनेस, लिविंग इंडिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, एओपीबीवाई फॉर्म फॉर शॉर्टेड ड्यूरेशन और डी डिसकंटिन्यूड बिजनेस। हमेशा प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को कंप्लीट हो जाता है। राइट, बट अगर आपका बिजनेस कमेंस मिड ऑफ द ईयर हो रहा है तो जिस दिन आपका बिजनेस कमेंस हो रहा है उस दिन से आपका प्रीवियस ईयर शुरू होता है। अब आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से आपकी टोटल इनकम कंप्यूट की जाती है और जब आपने अपनी टोटल इनकम कंप्यूट कर ली तो उस पर किस तरीके से टैक्स इंपोज किया जाता है। तो सबसे पहले 5 हेड की इनकम ली जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 15 टू 17, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी 28 से 44 डीबी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 45 टू 55A और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 टू 59। इन 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट किए जाते हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन 60 टू 69D और दूसरा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस सेक्शन 70 टू 80। इन 2 एडजस्टमेंट के बाद जो इनकम आती है दैट विल बी योर ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से आप लेस करते हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U, जिसे चैप्टर 6 की डिडक्शन भी बोला जाता है। 80C से 80U में इनकम बेस्ड डिडक्शन और एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शन, जो मैं अभी आपको ओवरव्यू करा देता हूं। तो जीटीआई में से आपकी डिडक्शंस लेस करने के बाद जो इनकम आएगी दैट विल बी योर नेट टैक्सेबल इनकम, जिसे हम टोटल इनकम भी बोलते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इस टोटल इनकम को आपको नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करना है। चलो अभी हम देख रहे थे सर कि 80C से 80U का डिडक्शन क्या है। देखो, इनकम बेस्ड डिडक्शन और एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शंस। यस, एक्सपेंसेस में आपका देखो आपने क्या किया है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है। राइट, कुछ आपने मेडिकल इंश्योरेंस या मेडिकल रिलेटेड कोई खर्चा किया है, इंटरेस्ट का अगर आपने कोई खर्चा किया है, डोनेशन किया है या अदर एक्सपेंसेस, तो वहां पर आपको डिडक्शन मिलती है। तो देखते हैं सबसे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो पहला हम उसमें देखेंगे एटीसी जैसे LIC, म्यूचुअल फंड्स, FD, इनमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो राइट तो आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है। 80CCC LIC की अगर पेंशन स्कीम में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो, वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो 80CCC में आपको बेनिफिट मिलता है। 80CCD अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है तो 80CCD के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाती है। और 80CCE क्या बोलता है कि ये तीनों मिला के 80C, 80CCC, 80CCD ये तीनों मिला के इनकी मैक्सिमम डिडक्शन कभी भी 1,50,000 से ज्यादा नहीं हो सकती है। इस बार 80CCD के अंदर अमेंडमेंट है। वहां पर पहले क्या हुआ करता था कि अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन स्कीम में तो वहां पर हम देखते थे कि एक्चुअल कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर वो आपको डिडक्शन मिल जाया करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में हम 14% देखा करते थे, स्टेट गवर्नमेंट के केस में हम 10% ही देखते थे। लेकिन अमेंडमेंट से आ गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी 14% देखा जाएगा, जो मैं डिडक्शन में कवर कर। फिर आता है मेडिकल के लिए अगर आपने खर्चा किया हो। 80D में आता है अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है आपके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, वहां पर कवर हो जाएगा। 80DD डिपेंडेंट डिसेबल, डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी के लिए अगर आपने मेडिकल ट्रीटमेंट कोई खर्चा किया है तो यस आपको 80DD में बेनिफिट मिल जाएगा। 80DB स्पेसिफाइड डिजीज के लिए अगर आपने खर्चा किया हो या तो डिपेंडेंट के लिए या खुद के लिए तो 80DB में बेनिफिट मिल जाएगा। 80U सेल्फ डिसेबिलिटी, जैसे 80DD में क्या था, डिपेंडेंट डिसेबल, अगर कोई डिपेंडेंट है जो डिसेबल है उसके लिए अगर आपने कोई खर्चा किया तो 80DD में मिल जाएगा। और सेल्फ डिसेबिलिटी के केस में आपको 80U के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर्स है, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो 80E में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो 80EE और 80EE के अंदर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे अगर आपने लोन लिया है तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 80EB में आपको बेनिफिट मिल जाएगा।
इसी तरीके से डोनेशन, अगर आप कोई डोनेशन करते हो, कुछ स्पेसिफिक डोनेशन है, 80G में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 80JA, अगर आप साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट करते हो और अगर आप पीजीबीपी में, अगर आपकी इनकम नहीं है, क्योंकि अगर पीजीबीपी में होती है तो सेक्शन 35 में वहां बेनिफिट मिल जाता है, बट अगर आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है और अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट किया है तो 80JA में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। 80JB, अगर पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट में कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है तो 80JB, कंपनी के अलावा किसी एसएससी ने अगर कंट्रीब्यूट किया है तो 80JC में बेनिफिट मिल जाएगा। कहां पर? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट, ठीक है। अदर्स 80JG, अगर मान लो आपको रेंट का बेनिफिट, एचआरए बेनिफिट नहीं मिलता है, आप 80JA में बेनिफिट ले सकते हो। और 80JA न्यू एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलता है। तो दीज आर दी एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शंस एंड सम आर दी इनकम बेस्ड डिडक्शंस। जैसे 80QQ, अगर बुक्स की रॉयल्टी पे अगर आपको जो इनकम बेस्ड डिडक्शन मिलती है QQB में आ जाएगी। पेटेंट पर जो है 80RRB आ जाएगी। इंटरेस्ट, अगर सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है TTA में आ जाएगा। और सीनियर सिटीजन के लिए जो इंटरेस्ट है वो 80TB के अंदर आ जाएगा। और कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करते हैं तो यस 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, IBA, IC, ID और IE में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ है 80LA, 80M और 80P, ठीक है ना। सो दीज आर ऑल द डिडक्शंस, एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शंस और इनकम बेस्ड डिडक्शंस, जिसे हम डिडक्शन वाले चैप्टर में पूरे से वापस से देखेंगे। यस, तो हमने अभी क्या देखा था, ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर आप 80C से 80U की डिडक्शंस अगर आप लेस कर देते हो, उसके बाद जो आपकी इनकम आती है दैट विल बी योर टोटल इनकम, जिसे नेट टैक्सेबल इनकम कहा जाता है। इसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया जाएगा और राउंड ऑफ करने के बाद उस पर टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। अब आता है सर किस तरीके से टैक्स कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले जो भी आपकी टोटल इनकम आई है उसे 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। पहला कैजुअल इनकम, दूसरा स्पेशल इनकम, जिसे मैं बोल सकता हूँ चैप्टर 12 की इनकम, बट मैं यहाँ पर स्पेसिफिक बता रहा हूँ, बाकी चैप्टर 12 की इनकम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। पहला कैजुअल इनकम, दूसरा स्पेशल इनकम और तीसरा नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। कैजुअल इनकम, लॉटरी की इनकम, पजल्स, गेम शोज, दीज आर द इनकम, दीज आर द कैजुअल इनकम। यहां पर अपफ्रंट 30% आपका टैक्स इंपोज हो जाएगा और कोई भी खर्चे का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो 115BB के अकॉर्डिंग यहां पर 30% से टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा अगर आपकी कोई कैजुअल इनकम है। तो जो भी आपकी टोटल इनकम आती है उसे सेग्रीगेट कर दो 3 पार्ट्स में, कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम और जो बैलेंस बचेगा दैट इज योर नॉर्मल इनकम। वी कैन से दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स हो जाएगा। स्पेशल इनकम चैप्टर 12 की इनकम है, बट मेजरली जो आम आदमी के काम आती है वो मैं भी यहाँ पे ले रहा हूँ और बाकी जो चैप्टर 12 की इनकम है वो एट दी एंड में आपको बताऊंगा। तो स्पेशल इनकम, अगर आपको 111A की इनकम है, अगर आपको 112A की इनकम है या 112 की इनकम है तो आप स्पेशल इनकम को सेग्रीगेट कर दो और फिर उसके बाद जो बचेगी दैट विल बी योर नॉर्मल इनकम। स्पेशल इनकम पे किस तरीके से टैक्स इंपोज होगा, देखो अगर 112A और 111A की इनकम है, ये किस पर होगी, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपने इनको ट्रांसफर किया है और उस पर आपने एसटीटी पे किया है ऑन ट्रांजेक्शंस, राइट, तो उस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में कवर हो जाएगा और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो 111A में कवर हो जाएगा। अगर 112A में कवर होता है तो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख एट द रेट ऑफ 10% टैक्स इंपोज हो जाएगा। लेट्स अज्यूम यहां पर आपको 7 लाख का प्रॉफिट होता है तो 7 लाख माइनस 1 लाख इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, ठीक है ना, तो 6 लाख पर एट द रेट ऑफ 10% टैक्स इंपोज किया जाएगा। और अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है गेन होता है लेट्स अज्यूम 5 लाख, तो 5 लाख पे एट द रेट ऑफ 15% के हिसाब से टैक्स इंपोज हो जाएगा, ठीक है। तो 111A, 112A, ठीक है। ये कहता है कि हमने क्या देखा था, इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर इस पे 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 112A में आ जाएगा। सर इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो कहां आएगा, वो 112 के अंदर आ जाएगा और वहां पर एट द रेट ऑफ 20% टैक्स इंपोज किया जाएगा। आपका क्वेश्चन आएगा सर कि अगर मान लो 111A के अलावा अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल, दैट विल बी पार्ट ऑफ द नॉर्मल इनकम। और नॉर्मल इनकम का जब वो पार्ट हो जाएगा तो उस पर नॉर्मल तरीके से टैक्स इंपोज होगा। अब नॉर्मल इनकम पे किस तरीके से टैक्स इंपोज किया जाता है, देखो फ्लैट रेट एंड स्लैब रेट। कंपनी अगर है, कंपनी फॉर्म लोकल अथॉरिटी, फ्लैट रेट्स, और उनके अलावा अगर कोई एसएससी है तो स्लैब रेट्स। जैसे डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट क्या है 30%, फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट क्या है 40%, फॉर्म लोकल अथॉरिटी इंक्लूडिंग एलएलपी यहां पर टैक्स रेट है 30%, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक कंपनी की जो टैक्स रेट है दैट इज 30%, बट यहां पर अगर कंपनी का टर्नओवर फॉर द प्रीवियस ईयर 20-21 अप टू 400 CR है, अप टू 400 CR, तो वहां पर उसकी टैक्स रेट हो जाएगी 25%, ठीक है ना। जनरली जो कंपनी की टैक्स रेट होती है दैट इज 30%, बट अगर प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर अप टू 400 करोड़ है तो वहां कंपनी की टैक्स रेट हो जाएगी 25%। फॉरेन कंपनी की जो टैक्स रेट है दैट इज 40%, फॉर्म लोकल अथॉरिटी
यहाँ पर 30%। ठीक है, कंपनी के केस में हम देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन उनके पास है 115 BA, BAA और BAB। ठीक है ना, वो हम देखेंगे जहां पर उन्हें कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट मिलता है अगर वो कुछ कंडीशंस पूरी करते हैं। फिर आता है फ्लैट रेट के बाद स्लैब रेट्स। तो मैंने क्या बताया था, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, इनके अलावा जो भी एसएससी है वहां पर स्लैब रेट इंपोज हो जाएगा। तो स्लैब रेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो स्लैब रेट्स है दैट इज डिफरेंट, बाकी सभी की डिफरेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में पहले 10,000 पर 10%, अगले 10,000 मतलब 10,000 से 20,000 तक की जो इनकम है उस पर 20%, और 20,000 से ऊपर, 20,000 से ऊपर जो इनकम है, ठीक है ना, 20,000 से जो ऊपर इनकम है उस पर 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिलेगा, सेक्शन 115 BAD, वो हम देखेंगे बाद में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा जो एसएससी बचे हैं, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सर इनकी क्या टैक्स रेट होगी? यहां पर इनकी स्लैब रेट्स होती है, राइट। पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख एंड अबाउट 30% टैक्स इंपोज किया जाता है। और इनको भी न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट मिलेगा 115 BBC, ठीक है ना, सॉरी BAC, ठीक है ना, न्यू टैक्स रिजीम, ठीक है, वो हम देखेंगे। चलो, अब यहां आता है कि सर इंडिविजुअल्स, HUF, इनकी जो स्लैब रेट है पहले 2.5 लाख तक नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख एंड अबाउट 30%। तो सर इसमें कोई डिफरेंट रेट्स भी है क्या स्लैब रेट्स की? हमने सुना है 3 लाख और 5 लाख, यस, बट 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है, उसके अलावा किसी और को नहीं मिलेगा। अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 60 और मोर बट लेस देन 80, ठीक है ना, अगर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 में किसी भी दिन अगर उसकी एज 60 या 60 से ज्यादा हो जाती है, इवन अगर मैं बोलूं कि अगर आपकी एज 31 मार्च 2023 को अगर 60 साल की हो जाती है, मतलब आप 59 ईयर्स के थे, जस्ट आपका बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है ना, सॉरी, अगर आपका बर्थ 1 अप्रैल 1963 को हुआ है, ठीक है ना, तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा है? प्रीवियस ईयर है हमारे लिए 22-23। अगर आप इस 22-23 में से मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 किसी भी दिन अगर आप एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपकी एज 60 या 60 से ज्यादा हो जाती है, 60.60, तो मुझे बताओ अगर आपका बर्थ 1/4/1963 को हुआ है तो आपकी एज 31 मार्च 2023 में कितनी होगी? आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट कब करोगे? आप अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट करोगे 1/4/2023 को, यस और नो? यस और नो? बट आप लॉजिकली सोचो कि आपका 60 साल कंप्लीट हो चुका है 31/3/2023 को। हम बोलते ना 1 जनवरी को हमारा ईयर शुरू होता है और 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाता है। तो जब आपका बर्थ 1 अप्रैल को हुआ है तो ऑब्वियस है 31/3 को आपका 1 साल कंप्लीट हुआ है, तो आपका 60 साल कंप्लीट हो जाएगा 31/3/2023 को। तो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर आपकी एज 60 और मोर हो जाती है तो यस आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाओगे। और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो तो पहले 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% एंड 10 लाख एंड अबाउट 30% टैक्स इंपोज होगा। इसी तरीके से अगर आप वेरी सीनियर सिटीजन मतलब आपकी एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 80 और मोर, तो उस केस में आपको अप टू 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होगा, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबाउट 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। यस, अब आता है कि सर ये हमें टैक्स का समझ में आ चुका है, हमने टोटल इनकम कंप्यूट कर ली। टोटल इनकम किस तरीके से कंप्यूट करी? 5 हेड की इनकम में 2 एडजस्टमेंट, क्लबिंग और सेट ऑफ। उसके बाद आती है सर हमारी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हमने लेस किया 80C से 80U की डिडक्शन, एक्सपेंसेस और इनकम बेस्ड डिडक्शंस, ठीक है। उसके बाद सर हमारी आगे टोटल इनकम जिसे हमने नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ किया और 3 पार्ट में सेग्रीगेट कर दिया, क्योंकि अब हम उस पर टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। पहला हमने कैजुअल इनकम, दूसरा स्पेशल इनकम और तीसरा नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। कैजुअल इनकम पे एट द रेट ऑफ 30%, स्पेशल इनकम जो स्पेशल रेट्स है उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा। नॉर्मल इनकम पे स्लैब रेट या फ्लैट रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होगा। कंपनी के केस में 30%, फॉरेन कंपनी के केस, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 30%, फॉरेन कंपनी के केस में 40%, फर्म, लोकल अथॉरिटी, राइट, यहां पर 30%। उसके अलावा हमने देखा था बाकी एसएससीज पर स्लैब रेट्स लग जाएगी। स्लैब रेट में हमने देखा था भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर है तो उनकी स्लैब रेट्स अलग है। पहले 10,000 पर 10%, 10,000 से 20,000 पर 20%, 20,000 से ज्यादा है तो 30%। और उसके अलावा अगर कोई है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो वहां हमने स्लैब रेट देखी थी। पहला 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख एंड अबाउट 30%।
टैक्स इंपोज किया जाएगा। और उसमें हमने सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन के जो बेनिफिट्स है वो भी हमने देख लिए थे, बट मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही वो बेनिफिट दिए जाएंगे। अब जो भी आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा उसमें सरचार्ज भी इंपोज किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लो सरचार्ज क्या होता है कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है, जिसे मैं बोलूंगा सरचार्ज लिमिट, ठीक है। अब वो सरचार्ज की सर्टेन लिमिट क्या होती है, जैसे कंपनी के केस में इन्होंने बोला है 1 CR और 10 CR, ठीक है ना। एक सर्टेन लिमिट से अगर आपकी इनकम ज्यादा है, ठीक है, जैसे कंपनी के केस में 1 करोड़ से इनकम ज्यादा होते ही उन पर 7% सरचार्ज इंपोज कर दिया जाता है इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी। और अगर 10 करोड़ से ज्यादा इनकम हो जाती है तो 12%, ठीक है ना। कौन सी इनकम, टोटल इनकम, ठीक है ना, GTI माइनस डिडक्शंस, उसके बाद जो इनकम आती है उसकी बात कर रहा हूं। अगर वो इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है या 10 करोड़ से ज्यादा है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% सरचार्ज लग जाएगा, 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% सरचार्ज लग जाएगा। फॉरेन कंपनी के केस में बेनिफिट दिया गया है, फॉरेन कंपनी के केस में उन्होंने बोला है कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो 2% और 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि इनको टैक्स सरचार्ज के रेट्स में बेनिफिट क्यों दिया गया, ऑलरेडी फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट हाई है तो यहाँ पर सरचार्ज के रेट्स फॉरेन कंपनी के लिए कम रखी गई। फर्म के केस में जो सरचार्ज लिमिट है दैट इज 1 CR। अगर फर्म की 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 12% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। इंडिविजुअल HUF AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यहां पर जो सरचार्ज लिमिट है वो है 50 लाख रुपीज। अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज रेट आ जाएगी। मतलब सरचार्ज क्या हो गया, टैक्स पे एक सर्टेन परसेंटेज से टैक्स इंपोज किया जाता है। अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 2 CR है तो 15%, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। तो यहां सरचार्ज लिमिट क्या हो गई, 50 लाख, 1 CR, 2 CR और 5 CR। क्योंकि जैसे ही आप इस सरचार्ज लिमिट को क्रॉस करते हो आप पे रेट, सरचार्ज की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे 50 लाख तक आपकी सरचार्ज रेट नहीं थी, बट 50 लाख से जैसे ही अगर आप 1 रुपया भी ज्यादा अर्न करोगे तो 10% टैक्स पर टैक्स लग जाएगा। तो जो भी आपका अभी नॉर्मल तरीके से अपन ने टैक्स देखा था वो टैक्स लगेगा और उस पर 10% टैक्स और इंपोज कर दिया जाएगा। दिस इज सरचार्ज, राइट। फिर 1 करोड़ से ऊपर जाते हो तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर जाते हो 5 करोड़ तक तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो 37% टैक्स इंपोज किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर एक बेनिफिट दिया गया कि अगर आपकी इंडिविजुअल HUF AOP BOI, दिस बेनिफिट्स इज फॉर इंडिविजुअल HUF AOP BOI आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उनको बोला गया कि सर अगर आपकी टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, राइट, तो आप पे क्या हो जाएगा, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25%, 25% सरचार्ज लग जाएगा। बट अगर आपकी टोटल इनकम में स्पेशल इनकम है 111A की इनकम, 112A की इनकम और 112 की इनकम, 112 की इनकम को इसी साल बजट में इंपोज लिया गया। पहले 112 की इनकम नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ 111A और डिविडेंड इनकम थी, लेकिन इस साल जो अमेंडमेंट हुआ उससे 112 को इंसर्ट कर लिया गया है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है और उसमें स्पेशल इनकम और डिविडेंड की इनकम है, स्पेशल इनकम 111A, 112A और 112, इन 3 इनकम के बारे में, 111A, 112A और 112। 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, 112 का अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये 3 इनकम है प्लस डिविडेंड की इनकम है, तो उस पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो मान लो आपकी इनकम है 3 करोड़, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, आप इस टोटल इनकम को 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप क्या करो, 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। पहले आप देखो कि आपकी स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम कितनी है। लेट्स अज्यूम मैं बोलता हूं मेरी स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम 1.5 करोड़ है, सॉरी 2.5 करोड़ है, और रिमेनिंग जो मेरी इनकम है दैट इज 50 लाख रुपीज। टोटल इनकम इज माई 3 करोड़, और 3 करोड़ में मेरा स्पेशल इनकम और डिविडेंड का इनकम है 2.5 करोड़ और बाकी है 50 लाख रुपए। तो 2.5 करोड़ पे जो टैक्स कंप्यूट होगा उस पर सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। दिस इज द रेस्ट्रिक्शन। ये बेनिफिट दिया गया आपको कि अगर आपकी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है और उसमें स्पेशल इनकम है तो उस इनकम पर कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं लगेगा, और जो बैलेंस इनकम है उस पर अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 CR है तब तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%, अदरवाइज ऑलवेज 15%, अदरवाइज ऑलवेज 15%। अगर मान लो ये 50 लाख ना हो के 5,000 भी होता ना तो भी 15% सरचार्ज लगता, राइट। और अगर ये मान लो 2 करोड़ से ज्यादा है बट अप टू 5 CR तक है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% सरचार्ज इंपोज होगा। तो एक स्टैंडर्ड तरीका आप हमेशा यहाँ पर फॉलो करो कि आपकी जो भी टोटल इनकम है अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये बेनिफिट मिलना है, करेक्ट। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो ये बेनिफिट मिलना है। तो जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसे 2 पार्ट में सेग्रीगेट कर दो। पहला स्पेशल इनकम 111A का, 112A का, 112 का और डिविडेंड इनकम, इसको सेपरेट कर दो, और उसके बाद में जो बचती है दैट इज द बैलेंस इनकम। तो जो स्पेशल इनकम और डिविडेंड इनकम है यहां पर सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा
ज्यादा नहीं होगा। और जो बैलेंस इनकम है वहां पर आपको क्या देखना है, वहां पर देखना है क्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तब तो 25%, बैलेंस इनकम क्या 5 करोड़ से ज्यादा है तब तो 37%। इसके अलावा अगर कोई भी केस हो तो बैलेंस इनकम का जो भी टैक्स होगा उस पर 15% सरचार्ज इंपोज किया जाएगा। चलो नाउ कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द मार्जिनल रिलीफ। सरचार्ज लिमिट से जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है आप पे सरचार्ज इंपोज हो जाता है। जैसे हमने क्या देखा था कि अगर आप 50 लाख से अगर आप कमा रहे हो तो नो सरचार्ज, नो सरचार्ज। लेकिन सर मैं 50 लाख से ऊपर 1 रुपया भी अगर कमा लेता हूं, लेट्स अज्यूम 50 लाख 1 रुपया, ठीक है ना, दिस इज 50 लाख 1 रुपया, तो यहां पर मेरे पे सरचार्ज इंपोज हो जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। अगर मैं 50 लाख तक कमा रहा हूं तो कोई सरचार्ज नहीं लग रहा है, लेकिन 1 रुपया ज्यादा कमाते ही सर मुझे एक्स्ट्रा 10% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब जो भी मेरा टैक्स आएगा उस पर 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर आपके लिए कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया मार्जिनल रिलीफ। अगर आपकी सरचार्ज लिमिट से इनकम स्लाइटली ज्यादा है तो ये आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, 2 स्टेप फॉलो करनी है। पहला, सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो, अपना टैक्स कंप्यूट कर लो। नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स कंप्यूट कर लो, जो भी नॉर्मल प्रोविजन है। नॉर्मल प्रोविजन से मतलब जैसे 50 लाख 1 रुपया है तो नॉर्मल प्रोविजन 50 लाख तक 50 लाख 1 रुपये पे टैक्स लगाया और 50 लाख से ज्यादा है तो 10% सरचार्ज लग जाएगा। तो नॉर्मल प्रोविजन मतलब इंक्लूडिंग सरचार्ज आप क्या कर लो, टैक्स कंप्यूट कर लो। दूसरा, ठीक है ना, दूसरा टैक्स ऑन सरचार्ज लिमिट। सरचार्ज लिमिट मतलब 50 लाख रुपया, ठीक है ना, 50 लाख रुपया, 1 करोड़, 2 करोड़ एंड 5 करोड़, दीस आर द सरचार्ज लिमिट। सो अब आप देखो 50 लाख से जो थोड़ी सी ज्यादा है तो टैक्स ऑन सरचार्ज लिमिट 50 लाख पे टैक्स कंप्यूट कर लो। और एक्स्ट्रा इनकम अबाउ सरचार्ज लिमिट, 50 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 1 रुपीज, ठीक है ना, 1 रुपीज। तो इस तरीके से आप ये टैक्स ए और बी कंप्यूट करो। इफ A is greater than B, if A is greater than B, तो A minus B will be your marginal relief। तो A minus B will be your marginal relief। छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, जैसे 50 लाख 7,500 की इनकम है, 50 लाख से थोड़ी सी ज्यादा, तो पहले आप क्या करो, 50 लाख 7,500 पे नॉर्मल टैक्स कंप्यूट कर लो, ये आता है आपका 14,46,225। फिर आप क्या करो, 50 लाख पे टैक्स कंप्यूट करो, ये आता है आपका 13,12,500। और 50 लाख के, दिस इज 50 लाख इज द सरचार्ज लिमिट। अब इसके ऊपर इनकम कितनी है सर, एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 7,500, तो 13,12,500 प्लस 7,500, तो ये आता है 13,20,000। ए इज ग्रेटर देन बी, यस सर, ए इज ग्रेटर देन बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी विल बी योर मार्जिनल रिलीफ। तो यहां पर ए हो गया आपका 14,46,225 और 13,20,000, तो 1,26,250 विल बी योर मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। सो ये मार्जिनल रिलीफ आप क्या कर दो, जो आपका नॉर्मल टैक्स आया था 14,46,225 उसमें से लेस कर दो, दिस विल बी द फाइनल टैक्स। 14,46,225 में से जब आप 1,26,225 लेस करोगे तो फाइनल टैक्स आएगा आपका 13,20,000, और जो भी आपका फाइनल टैक्स आएगा उस पर 4% आपको सेस लगाना है, ठीक है ना, हायर एंड एजुकेशन से, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपका फाइनल टैक्स आएगा सरचार्ज वगैरह लगाने के बाद जो भी फाइनल टैक्स आएगा उस पर 4% आपको सेस इंपोज करना। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द मार्जिनल रिलीफ। सो नाउ नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट का जो बेनिफिट है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल और किसी को नहीं मिलेगा। और जिसकी इनकम अप टू 5 लाख, 1 2 3 4 5 अप टू 5 लाख है उसे ही बेनिफिट मिलेगा, अप टू टोटल इनकम, ठीक है ना। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो और अगर आपकी टोटल इनकम अप टू 5 लाख रुपए तक है तो यस आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। सर इसमें होगा क्या, ये बोलता है कि आपका जो भी टैक्स होगा और 12,500 विच एवर इज लोअर वो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, वो आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है बट उसमें अगर 112A की इनकम है, 112A की इनकम, तो उस 112A की इनकम पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा, 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। आपको 112A की इनकम पे मिनिमम टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी सभी इनकम पे ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा, कितना मिलेगा, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए प्लस आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और कभी भी इवन आपकी इनकम 5 लाख से कम है लेकिन उसके अंदर 112A की इनकम है तो 112A की इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस टैक्स पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो कम ऑन द सम स्पेशल नोट्स। अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, अब क्वेश्चन आता है सर कि हमारी जो नॉर्मल इनकम है, लेट्स अज्यूम सर मेरी टोटल इनकम है 6 लाख रुपीज और 6 लाख रुपीज में से लेट्स अज्यूम मेरी सर स्पेशल इनकम है 4 लाख रुपए, स्पेशल इनकम है 4 लाख रुपए, लेट्स अज्यूम 111A की इनकम।
और सर मेरी बाकी जो बैलेंसिंग फिगर है दैट इज माय नॉर्मल इनकम दैट इज 2 लाख रुपीज। तो अब क्या होगा, यहां पर ये सिचुएशन देखो आप कि अगर योर नॉर्मल इनकम इज लेस देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो जो डिफरेंस है कितना कम है, आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए और आपकी नॉर्मल इनकम है 2 लाख रुपए, मतलब 50,000 रुपए से आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो यहां आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि आप इसे स्पेशल इनकम 111A, 112A या 112 से सेट ऑफ कर सकते हो। तो यहां जो आप टैक्स लगाओगे 4 लाख जो आपकी स्पेशल इनकम 111A की, उसमें से आप ये 50,000 रुपए लेस कर दोगे और रिमेनिंग जो होगा 3,50,000 रुपए, इस पे आप टैक्स इंपोज करोगे। तो यहां पर हमने क्या देखा है कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो जितना बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है उतना आप बेनिफिट ले सकते हो विद स्पेशल इनकम 111A, 112A और 112। ठीक है ना, बाकी किसी और स्पेशल इनकम से आप बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है ना, और ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप रेजिडेंट इंडिविजुअल रेजिडेंट है, आप रेजिडेंट है। ठीक है, चलो फिर आता है 80C से 80U का डिडक्शंस। हमेशा हम क्या बोलते हैं कि सर टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 80C से 80U का डिडक्शन। तो ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C से 80U का डिडक्शन अगर आप लेस करोगे, ठीक है ना, तो सर कितना लेस कर सकते हैं। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आपकी टोटल इनकम में कैजुअल इनकम भी होती है, स्पेशल इनकम भी होती है और नॉर्मल इनकम भी होती है। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। लेट्स अज्यूम आपकी स्पेशल इनकम है 3 लाख रुपए, सॉरी कैजुअल इनकम है 3 लाख रुपए, स्पेशल इनकम है 2 लाख रुपए और नॉर्मल इनकम है आपकी 2 लाख रुपए। तो टोटल इनकम कितनी हो गई, 3 2 6 और 2 8। लेट्स अज्यूम आपने जो 80C से 80U के अंदर जो है आप एलिजिबल हैं फॉर द डिडक्शंस। लेट्स अज्यूम 80C से 80U जो आपके एक्सपेंसेस है या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके बेसिस पे आप 3 लाख का एलिजिबिलिटी है कि आप 3 लाख बेनिफिट ले सकते हो, डिडक्शन ले सकते हो। तो क्या आप इस 8 लाख में से 3 लाख लेस कर सकते हो, बताइए। नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी आपको 80C से 80U की डिडक्शन नॉर्मल इनकम से ज्यादा नहीं मिलेगी। इस 8 लाख में नॉर्मल इनकम कितनी है, 2 लाख, तो मैक्सिमम चैप्टर 6A की डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो 2 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगी। करेक्ट, तो दिस इज द स्पेशल नोट। ये क्या बोलता है कि बेसिक डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से 80U कैन नॉट बी मोर देन द नॉर्मल इनकम एट इट इज अवेलेबल ओनली ऑन द नॉर्मल इनकम, नॉट ऑन द स्पेशल इनकम और नॉट ऑन द कैजुअल इनकम। आई होप दिस इज क्लियर। फिर जो भी आपका टैक्स आएगा, जैसे हमने टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया था नियरेस्ट 10 रुपीज में, वैसे ही जो भी हमारा टैक्स बनेगा हायर एजुकेशन सेस लगाने के बाद फाइनल, वो नियरेस्ट 10 रुपीज में आपको राउंड ऑफ करना होगा। और फिर हम एक कंसेप्ट देखेंगे एग्रीकल्चर इनकम पार्शियल इंटीग्रेशन। अगर आपकी इनकम में, अगर आपकी टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी है तो उस पर किस तरीके से टैक्स इंपोज किया जाएगा, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो एग्रीकल्चर पार्शियल इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं केस में लगेगा, पहला। दूसरा, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है तो ही पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। एंड तीसरा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर आप पहले इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, दूसरा आपकी टोटल एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब एग्रीकल्चर इनकम के अलावा जो दूसरी इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो यस, पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा, अदरवाइज पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा। मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है 4 लाख रुपए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है 2 लाख रुपए, तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा? पहली कंडीशन चेक करेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनको ही बेनिफिट मिलेगा, तो यस। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, यस ज्यादा है। तीसरी कंडीशन, सर जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम इट शुड बी मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ओ सर, दिस इज नॉट मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, ये तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है। तो अगर कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं होता है तो पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। अगर मान लो यही इनकम अगर इसकी 3 लाख रुपए होती तो यस, पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता। सर अगर पार्शियल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है तो किस तरीके से टैक्स इंपोज किया जाएगा, तो देखो 3 स्टेप में हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला, जो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो ले लो और आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो ले लो। मतलब 4 लाख रुपए और एग्रीकल्चर इनकम है, 3 लाख रुपए और नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो आप क्या करो, नॉर्मल तरीके से 7 लाख पर टैक्स कंप्यूट कर लो। ठीक है ना, 7 लाख पर नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट कर लो। अब इन्होंने स्टेप 2 में क्या बोला है कि सर हम एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, उसका बेनिफिट हम आपको दे देते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि आपकी एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए ले लो और आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपए वो ले लो। मतलब 5.5 लाख रुपए पे जो टैक्स आएगा वो हम लेस कर देंगे। 7 लाख पे जो हमने टैक्स निकाला उसमें से 5.5 लाख रुपए पे जो टैक्स आया वो हमने लेस कर दिया। रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी दैट इज योर टैक्स पेबल, दैट इज योर टैक्स पेबल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द पार्शियल इंटीग्रेशन। अब देखो हमेशा क्या होता है, जब भी आपको एडवांस टैक्स पे करना होता है, जिस ईयर का आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो उस ईयर का आपको एडवांस टैक्स भी पे करना होता है। तो 4 इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है, एक्सेप्ट
प्रेजेंटिव इनकम अगर 44 एडी और एडीए में हो तो आपको डेट है 15 मार्च, आप साल में एक बार ही एडवांस टैक्स पे करोगे, बट इसके अलावा आपको 4 बार आपको अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है बेस्ड ऑन योर एस्टिमेटेड टैक्स, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। ठीक है, अब ये बोलता है कि सर आपको अपना जो रिटर्न फाइल करना होता है, प्रीवियस ईयर में आप जो इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उस पर आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अपनी इनकम के बारे में पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी, कब तक, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट जो हम 139(1) में देखेंगे। ठीक है, फिर आता है कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेज एट द रेट ऑफ 4% विल बी एप्लीकेबल ऑन दी फाइनल टैक्स। सो दीज आर दी, हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे जो न्यू टैक्स रिजीम के ऑप्शंस दिए गए हैं कंपनी को। कंपनी में एक चीज ध्यान रखना, ओनली द डोमेस्टिक कंपनी इज एलिजिबल टू गेट द न्यू टैक्स रिजीम, है ना, फॉरेन कंपनी को बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। और इसी तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को ही बेनिफिट मिलेगा 115 बीएडी के अंदर, और 115 बीएसी इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए हम देखेंगे। ठीक है, चलो, यस, हाँ जी, तो अब अपन देखते हैं और अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, जिसे हम न्यू टैक्स रिजीम भी बोल सकते हैं। यहां पर देखो, कंपनी को ऑप्शन है कि यस वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकती है, बट सारी कंपनीज को नहीं, ओनली फॉर द डोमेस्टिक कंपनी। इंडिविजुअल एचयूएफ, यस उनके पास ये ऑप्शन है कि यस वो न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं 115 बीएसी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वो रेजिडेंट है तो यस 115 बीएडी में बेनिफिट मिल जाएगा। कंपनीज के लिए 115 बीए, 115 बीडबलए, 115 बीएबी। एक्चुअली बीए का आपको रिलेवेंस नहीं है, बट कोई बात नहीं, हमें प्रोविजन में एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर देखो उनकी टैक्स रेट जो है ना, जब ये लाया गया तो 2016 के अंदर, उस समय 25% वाला टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं हुआ करता था। जैसे अभी हम देखते हैं ना कि अगर आपका 20-21 का टर्नओवर 400 करोड़ तक हो तो आपका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 25%। पहले ये बेनिफिट नहीं हुआ करता था, पहले 30% ही बेनिफिट हुआ करता था। तो उस समय उनको ये बोला गया कि आप चाहो तो 115 बीए में आ सकते हो, और 115 बीए में अगर आप आ जाओगे तो आप पे जो टैक्स रेट होगी दैट विल बी 25%। बट आपको अगर ये बेनिफिट लेना है, मतलब अगर आपको टैक्स रेट का बेनिफिट लेना है तो कुछ बेनिफिट्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो 115 बीए में है, दिस इज फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बोला है कि सर आपकी टैक्स रेट 25% हो जाएगी। ठीक है ना, सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1/3/2016। अब इन्होंने क्या बोला है, सर आपको अगर ये एक बेनिफिट लेना है, मतलब पहले कंपनी की टैक्स रेट क्या थी 30%, उन्होंने बोला सर हम आपकी टैक्स रेट 25% कर देंगे, मतलब आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं, एक बेनिफिट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर हम आपसे दूसरा एक बेनिफिट आपसे ले लेंगे। अब क्या बेनिफिट इन्होंने लिया, इन्होंने बोला सर फॉलोइंग डिडक्शन आपको मिलेगी नहीं। कंपनी को बोल दिया कि द फॉलोइंग डिडक्शन यू कैन नॉट क्लेम, कौन कौन सी, 10AA SEZ वाली, जो SEZ की आपको इनकम का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 33AB, 33ABA, टी कॉफी रबर और साइड रेस्टोरेशन पेट्रोलियम वाले बिजनेस की जो डिडक्शन आपको मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। इसी तरीके से 35(1), 2, 2A, 3, 35(2AA) और 35(2AB), आप जो कंट्रीब्यूट करते हो, ये जो है ना, दीज आर द कंट्रीब्यूशन। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कंट्रीब्यूट करते हो इंस्टीट्यूट पर, यूनिवर्सिटीज में, कंपनीज के अंदर, तो आपको जो बेनिफिट मिलती है वो नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और 2AB फॉर द कंपनीज, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, राइट, तो उनको उनको जो बेनिफिट मिलता था, बट आजकल इनका सबका कोई रिलेवेंस, 2AB का भी कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि पहले 150% रिडक्शन मिला करती थी, आजकल तो 100% ही रिडक्शन है सब जगह, राइट। और दीज आर द कंट्रीब्यूशन, दीज आर द कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो फॉर द साइंटिफिक रिसर्च तो उस केस में आपको बेनिफिट मिलता था, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेक्शन 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो आपको रिडक्शन मिलती थी वो नहीं मिलेगी। और इसी तरीके से आपको चैप्टर 6A की भी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। बट 80JJAA का बेनिफिट हम आपको दे देंगे, मतलब एक बेनिफिट दिया तो दूसरा बेनिफिट ले लिया। ठीक है ना, एक बेनिफिट दिया एक ले लिया। ठीक है ना, यहां पर मैं आपको सिंपल बोलूंगा, एक बेनिफिट दिया एक बेनिफिट लिया। ठीक है ना, सिंपल। अब यहां पर सर मैट के बारे में कुछ, मैट कोई चेंजेस नहीं है, सरचार्ज कोई चेंजेस नहीं है। सरचार्ज 7% और 12% बेस्ड ऑन द टोटल इनकम। मैट नॉर्मल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग लगता रहेगा, कोई यहां पर डिविएशन नहीं है, सिर्फ एक बेनिफिट दिया और एक बेनिफिट ले लिया। चलो अब देखो यहां पर नोट 3 हम देखते हैं। इफ एसएससी वांट्स टू ऑप्ट, ये बोलता है कि अगर मान लो 115 बीए में एसएससी जाना चाहता है तो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले उसे ऑप्ट करना होगा, उसे बताना पड़ेगा। और अगर कोई एक बार 115 बीए में आ गया तो बाद में मूव नहीं कर सकता। He should opt before the due date of return once the company opt 115 BA cannot withdraw in the same or any other previous year. But अगर आप 115 BAA फ्यूचर में ऑप्ट करते हो तो yes you can withdraw। ठीक है, तो आजकल इस सेक्शन का कोई ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि कंपनी को वैसे ही 25% का बेनिफिट मिल जाता है अगर उनका टर्नओवर अप टू 400 CR है।
चलो अब हम आते हैं 115 बी डबल टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनीज। यहां पर इन्होंने बोला है प्रीवियस ईयर 19-20 से आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। टैक्स ऑन डोमेस्टिक कंपनीज, ऊपर क्या था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये है डोमेस्टिक कंपनी। मतलब अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी हो वो 115 बी डबल ए का बेनिफिट ले सकती है। यहां पर भी आपको समझो, याद नहीं करना है बिल्कुल भी, दो बेनिफिट दिए और दो बेनिफिट ले लिए। डिपार्टमेंट ने आपको दो बेनिफिट दिए और आपसे दो बेनिफिट लिए, आपसे दो बेनिफिट ले लिए। अब दो बेनिफिट क्या दिए इन्होंने, टैक्स रेट में आपको बेनिफिट दिया। इन्होंने बोला देखो भाई तुम्हारी टैक्स रेट कितनी है 30%, हम कर देते हैं 22%। तो पहला टैक्स रेट का बेनिफिट दिया। सर क्या बेनिफिट इन्होंने ले लिया, देखो हमने ऊपर बीए में भी देखा था 25% का टैक्स बेनिफिट दिया तो कुछ डिडक्शन आपकी मना कर दी कि हम ये आपको डिडक्शंस नहीं देंगे, सेम वो डिडक्शन यहां पर भी उन्होंने मना कर दिया। इन्होंने टैक्स रेट में आपको फायदा दिया कि अगर मान लो तुम्हारी कोई भी बिजनेस इनकम है 115 बी डबल ए की अगर कोई भी इनकम है तो 22% के हिसाब से टैक्स इंपोज किया जाएगा। और साइमल्टेनियसली यहां पर उन्होंने ये बेनिफिट विड्रॉ कर लिया कि अब आपको ये जो बेनिफिट दे रहे थे वो नहीं देंगे। 10 डबल ए का बेनिफिट आपको नहीं देंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन 33AB 33ABA, 35 का जो बेनिफिट हमने देखा था वो नहीं देंगे, 35AD 35 ट्रिपल सी डबल सी डी, और एनी डिडक्शन चैप्टर 6 की डिडक्शन भी नहीं देंगे एक्सेप्ट 80 डबल जे ए, 80 LA और 80 M, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इनके अलावा सिर्फ 3 सेक्शन है, 80 डबल जी डबल ए न्यू एम्प्लॉयमेंट वाली है, M इंटरकॉर्पोरेट डिविडेंड्स है, और LA IFSC वाली है, ठीक है ना, और ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स वाली है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया आपको कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एक बेनिफिट दिया एक ले लिया, लेकिन सर आपने बोला दो बेनिफिट दिए दो ले लिए। एक बेनिफिट इन्होंने और दिया, कंपनीज के केस में आपको आइडिया होगा मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, कि कंपनी को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगता है, मतलब इवन अगर वो लॉस में है, अगर उसका प्रॉफिट नहीं है फिर भी उसको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, राइट। यहां पर उन्होंने बोल दिया कि आपको मैट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आप 115 बी डबल ए में आते हो तो, मैट प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है ना। जब मैट प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा तो सर मेरी अगर कोई क्रेडिट पड़ी है तो क्या होगा, कुछ नहीं, लैप्स हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बेनिफिट आपको और दे दिया, तो एक बेनिफिट तो आपको 22% टैक्स रेट का दिया और एक बेनिफिट विड्रॉ कर लिया। दूसरा बेनिफिट आपको क्या दिया, मैट वाला, दिस इज द दूसरा बेनिफिट आपको दिया। बट सर आप बोल रहे थे दूसरा विड्रॉ कर लिया, यस। इन्होंने सरचार्ज का जो बेनिफिट था, सरचार्ज के केस में क्या था कि अगर आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है तो ही सरचार्ज लगाएंगे। इन्होंने बोल दिया इररिस्पेक्टिव इनकम का कोई लेना देना नहीं है, 1 रुपया भी इनकम है तो भी आप पे सरचार्ज लगेगा 10% ऑलवेज, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम। तो आपको समझ आ गया होगा, दो बेनिफिट लिए दो दे दिए। चलो, इफ असेसी वांट्स टू ऑप्ट, अगर असेसी बी डबल ए ऑप्ट करना चाहता है तो उसको रिटर्न फाइल करने के पहले पहले ही ऑप्ट करना होगा। अगर मान लो ये जो डिडक्शंस है इससे रिलेटेड अगर मान लो कोई भी लॉस है या कोई भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, तो क्या होगा सर, वो कुछ भी नहीं होगा, वो लैप्स हो जाएगा। Company cannot set off any brought forward loss and absorb depreciation attributable to any of the deduction given above. Such loss or depreciation would be deemed to have already given with effect and no further deduction of such loss. आपको कोई further deduction नहीं मिलेगी। Once the company, अगर एक बार कंपनी ने BAA ऑप्ट कर लिया, then it cannot withdraw in same or any other previous year. इफ एनी कंडीशन नॉट कंप्लाइड, अगर मान लो आपने कोई कंडीशन कंप्लाई नहीं करी है तो ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल इन प्रीवियस ईयर और एनी सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अगर आपने 115 बी डबल ए का कोई भी कंडीशन ब्रीच किया, अगर आपने कंडीशन कंप्लाई नहीं करी तो इन्होंने क्या बोला है कि उस प्रीवियस ईयर उसके आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में कभी भी आप 115 बी डबल ए का बेनिफिट नहीं ले सकते। सर किस तरीके से टैक्स लगेगा, 115 बी डबल ए की जो इनकम है वहां पर 20%। सर जो स्पेशल इनकम है चैप्टर 12 की, उन पे स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज होगा, और एनी अदर इनकम अगर कोई है तो यस उस पर भी 22% टैक्स इंपोज किया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, मैंने 115 बी ए के केस में भी आपको रेट्स बता देता हूं, वो शायद अपन ने डिस्कस नहीं की थी। तो 115 बी डबल ए के केस में भी 25%, अदर इनकम 25%, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग। चलो अब हम आते हैं 115 बी ए बी, जहां पर इस बार जो सेटअप एंड कमेंसमेंट की जो डेट है वो 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 कर दी गई है। इन्होंने यहां पर बोला है बीएबी का बेनिफिट आपको मिल जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है ना। 115 बी ए में हमने देखा था डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बी डबल ए में हमने देखा था डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। और बी ए बी का बेनिफिट मिलेगा अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। इन्होंने बोला आपका टैक्स कितना हो जाएगा 15%, ठीक है। बी डबल ए से एक कदम आगे थोड़ा सा आपको ज्यादा बेनिफिट दिया है अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और अगर आप बी ए बी में आते हो तो बी ए के अंदर, बी डबल ए के अंदर आपकी टैक्स रेट कितनी थी 22%, यहां पर इन्होंने आपको टैक्स रेट कितनी कर दी 15%, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और आप सेटअप एंड कमेंस, आपका जो बिजनेस सेटअप और कमेंस हुआ है 1/10/2019, 1/10/2019 से लेके 31/3/2024 के अंदर अगर हुआ है बीच में,
सेटअप एंड कमेंस, तो यस आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। सर यहाँ पर टैक्स रेट क्या होगी, यहाँ पर भी मैं आपको इसी चीज को समझाऊंगा कि दो बेनिफिट इन्होंने दिए और दो बेनिफिट इन्होंने विड्रॉ कर लिए। क्या बेनिफिट दिया, एक तो टैक्स रेट में 15% टैक्स रेट कर दी, और एक बेनिफिट विड्रॉ कर लिया। टैक्स रेट का बेनिफिट दिया तो एक विड्रॉ कर लिया, वही सारी जो डिडक्शन हमने देखी थी वो विड्रॉ कर ली। दूसरा, मैट एप्लीकेबल नहीं होगा और सरचार्ज लगा दिया रिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम। तो दो बेनिफिट दिए, दो बेनिफिट ले लिए, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ जो टैक्स रेट है उसको आप समझो, इन्होंने बोला 115 बी का जो इनकम मतलब बिजनेस का इनकम, मैन्युफैक्चरिंग जो बिजनेस इनकम है वो आपका 15% से टैक्सेबल होगा। साथ में अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ऑन डेप्रीशिएबल एसेट्स, ठीक है, वहां पर 15% आ जाए, वहां पर 15%। सर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स हो तो क्या होगा, इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात नहीं करी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो कहां चले जाता है, कहां चले जाता है, स्पेशल इनकम का पार्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन दी नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स, अगर डेप्रीशिएबल एसेट्स है तब तो एसटीसीजी आपका यहाँ 15% में आ जाएगा, और अगर नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स है उस पर अगर कोई शॉर्ट टर्म हुआ है तो 22% से टैक्सेबल होगा। और उसके साथ में इन्होंने बोला है अदर इनकम, अदर इनकम मतलब आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हो गया, आपका आईएफओएस का इनकम हो गया, तो इन्होंने बोला है कि कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, अदर इनकम के केस में आपको कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और 22% की रेट से वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगी, और ये इन्होंने बोला है कि एक्सेस इनकम आइडेंटिफाइड बाय द ईओ। अगर मान लो आप क्या करते हो, आपकी दो यूनिट है, एक पर 115 बीएबी का बेनिफिट मिल रहा है और दूसरी यूनिट पे आपको 115 बीएबी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मतलब नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो रही है दूसरी यूनिट, तो आप क्या करते हो, दूसरी यूनिट से इनकम डाइवर्ट करते हो और इधर ज्यादा दिखाते हो, बीएबी में इनकम ज्यादा दिखा रहे हो, राइट, ताकि आपको 15% वाला बेनिफिट मिल जाए। तो इन्होंने मना कर दिया कि अगर एओ को ऐसी कोई इनकम आइडेंटिफाइड हो जाती है जहां आप गलत तरीके से इनकम को यहाँ इस यूनिट में ज्यादा दिखा रहे हो और दूसरी यूनिट में कम दिखा रहे हो, है ना, अगर ऐसी कोई इनकम एओ को आइडेंटिफाइड हो जाती है तो उस पर एट द रेट ऑफ 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा, एट द रेट ऑफ 30% टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट आपको टैक्स रेट्स का दिया, दूसरा बेनिफिट आपसे विड्रॉ कर लिया, सेम डिडक्शन है सारी की सारी, सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 में इन्होंने बोला है 80J और 80M को छोड़कर कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मैट आप पर नहीं लगेगा, एक बेनिफिट दिया, बट सरचार्ज ऑलवेज लगेगा एट द रेट ऑफ 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनकम। ठीक है, अगर आपको 115 बीएबी ऑप्ट करना है तो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पहले आपको ऑप्ट करना होगा, कुछ इसके स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर इन डिडक्शन से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बिजनेस शुड नॉट बी, अब यहां ये चीज ध्यान रखना, 115 बीएबी के अंदर जो बिजनेस सेटअप एंड कमेंस आप कर रहे हो 1/10/2019 से 31 मार्च 2024 के बीच में, दैट शुड नॉट बी splitting up or reconstruction of the existing business, that should be new business होना चाहिए, and company does not use only building previously used as hotel as a convention center। नोट 6 में इन्होंने क्या बोला है, all plant and machinery should be new, अगर कोई plant and machinery है that should be new except 20% of total plant and machinery can be second hand हो सकती है, imported plant and machinery है तो उसे new माना जाए। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जो आप प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस के लिए लेके आ रहे हो दैट शुड बी न्यू होना चाहिए, लेकिन टोटल का 20% ओल्ड हो सकता है, और अगर कोई इंपोर्टेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे नया माना जाएगा। ठीक है ना, ऑल्दो वो नया नहीं है फिर भी उसे नया माना जाएगा इफ इंपोर्टेड है तो। एंड कंपनी शुड नॉट इंगेज, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कंपनी शुड नॉट इंगेज इन एनी बिजनेस अदर देन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन। कंपनी का जो बिजनेस होना चाहिए वो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का ही होना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 BAB का जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, देखो दिस इज फॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो इन्होंने बोला है कि कंपनी का जो बिजनेस है दैट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ही होना चाहिए या उससे रिलेटेड। ठीक है ना, या एंड रिसर्च रिलेटिंग टू और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच आर्टिकल्स, ये कहता है जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन से जो इन्होंने आर्टिकल्स बनाए हैं, जो बनाए हैं उसका रिसर्च से रिलेटेड या उसका डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन बाय इट, पावर जनरेशन को भी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में ही लिया है। ठीक है ना, बट कुछ बिजनेसेस हैं जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। माइनिंग, कन्वर्जन ऑफ मार्बल ब्लॉक्स और सिमिलर प्रोडक्ट इन स्लैब्स, मार्बल की ब्लॉक्स को आप छोटी छोटी स्लैब्स में अगर कट करते हो, कन्वर्ट करते हो तो उसे भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। प्रिंटिंग बुक एंड प्रोडक्शन ऑफ द सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, इन्हें भी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। एनी अदर नोटिफाइड बिजनेस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और भी कोई नोटिफाइड करती है तो उन्हें मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ कंपनी हैज क्लोज कनेक्शन विद एनी पर्सन, जो अभी हमने देखा था कि अगर मान लो आप कोई ऐसा मैनिपुलेशन करते हो, एओ को आइडेंटिफाइड हो जाती है और एक्सेस इनकम, मतलब आप दूसरी यूनिट से इनकम इधर ट्रांसफर करवा रहे हो ताकि कम रेट से टैक्स दे सको, तो अगर ऐसा कुछ आइडेंटिफाइड हो जाता है तो 30% से उस पर टैक्स इंपोज किया जाएगा। ठीक है,
If transaction is 20 more than 20 CR, it will be covered in the specified domestic transactions. ठीक है ना, अगर मान लो 20 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन है तो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा, और जब स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा तो वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे. नोट 9, if above conditions are not satisfied in any previous year, ये बोलता है कि अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में ये कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो 115 BAB का ऑप्शन आपको कभी भी नहीं मिलेगा इन द प्रीवियस ईयर और आगे आने वाले प्रीवियस ईयर में. बट जो नोट 6 है, अगर उसका वायोलेशन आपने किया है तो उस पर्टिकुलर ईयर में बेनिफिट नहीं मिलेगा, आगे वाले ईयर्स में अगर आप वायोलेशन नहीं करते हो तो बेनिफिट मिल जाएगा. नोट 6 जो भी हमने देखा था, दिस इज द नोट 6. ऑल प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है ना, शुड बी न्यू, और this should be manufacturing का business होना चाहिए या research relating to. So in case of point 6, accept the violation of condition mentioned in note 6. मतलब note 6 का violation के अलावा अगर आपने कोई भी violation कर दिया, ठीक है, तो आपको कभी भी 115 BAB का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है, अब आते हैं न्यू टैक्स regime फॉर द इंडिविजुअल एंड HUF. यहां पर क्या बोला गया है इंडिविजुअल और HUF के केस में कि अगर आपका पहला 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, हर 2.5 लाख पे 5% इंक्रीज हो रहा है. 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 से 10%, 7.5 से 10 लाख पर 15%, 10 लाख से 12 लाख 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से ज्यादा अप टू 15 25%, और 15 के ऊपर है 30%. आप सोच रहे होंगे सर हमारी जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी वहां तो हमने देखा था 10 लाख के ऊपर ही 30% की स्लैब हो जाती है, यहाँ तो 15 लाख के ऊपर 30% की स्लैब है. मतलब सर हमें बेनिफिट मिल रहा है, एक्चुअल में यहाँ आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. जब आप देखोगे ना कि कुछ बेनिफिट दिया तो कुछ बेनिफिट ले लिया, कुछ बेनिफिट ले लिया, डिपार्टमेंट ने आपको कुछ बेनिफिट दिया तो कुछ विड्रॉ कर लिया. सर क्या बेनिफिट्स आपके विड्रॉ कर लिए, कुछ एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस आपकी विड्रॉ कर ली गई. देखते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस. सबसे पहले मैं बताता हूं आपके 5 हेड में. सबसे पहले सैलरी हेड में, सैलरी में अगर आपको जो LTA का बेनिफिट मिला करता था, जो LTA की एग्जेम्पशन मिला करती थी लीव ट्रैवल अलाउंस की, वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी. HRA की जो एग्जेम्पशन मिला करती थी, दिस इज द आल्सो ह्यूज पार्ट, हमारे सैलरी हेड के अंदर बहुत बड़ा पार्ट होता है HRA के एग्जेम्पशन का, वो आपको नहीं मिलेगी. अलाउंसेस 10-14 के जो अलाउंसेस है वो आपको नहीं मिलेंगे, बट 4 अलाउंसेस के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे. ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू हैंडीकैप एम्प्लॉय, ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा. ट्रैवलिंग अलाउंस, मतलब आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो फॉर द ऑफिशियल पर्पस, दैट इज द ट्रैवलिंग अलाउंस, वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा. जब आप ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो तो वहां पर जो आपको खाने पीने का खर्चा दिया जाता है, दैट इज डेली अलाउंस, वो भी आपको अलाउड हो जाएगा. ठीक है, और कन्वेंस अलाउंस, मतलब विद इन द सिटी आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो फॉर द ऑफिशियल पर्पस, दैट इज द कन्वेंस अलाउंस. तो ये 4 अलाउंस के अलावा आपको कोई अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. ठीक है ना, इन 4 अलाउंसेस के अलावा आपको कोई भी अलाउंसेस का बेनिफिट नहीं मिलेगा. इसी तरीके से जो डिडक्शन मिला करती थी सेक्शन 16 की, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और 50,000 का फ्लैट डिडक्शन, ये तीनों डिडक्शन भी अब आपको नहीं मिलेगी. और इसी के साथ साथ जो एग्जेम्पशंस और डिडक्शन हमें मिलती थी रिलेटेड टू अलाउंस और परक्यूजिट्स, वो भी आपके यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ कर लिए, वो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे. तो आपका LTA का बेनिफिट यहाँ पर विड्रॉ हो गया, HRA, अलाउंसेस, डिडक्शंस और जो भी परक्यूजिट्स और एग्जेम्पशन, परक्यूजिट्स और अलाउंसेस है उससे रिलेटेड अगर कोई डिडक्शंस और डिडक्शन या एग्जेम्पशन है वो भी यहाँ पर उन्होंने विड्रॉ कर लिए, वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे. दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जो आपको इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिला करता था, वो बेनिफिट इन्होंने मना दिया, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. इसी तरीके से आपको अगर आपको कोई भी लॉस हो जाता था, लॉस ऑन दी लेट आउट प्रॉपर्टी, वो आप दूसरे हेड के इनकम से सेट ऑफ कर सकते थे, बट अब इन्होंने मना कर दिया है. हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपका जो लॉस होगा वो आप किसी से सेट ऑफ नहीं कर सकते. आप हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो बट किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड पर 2 लाख का जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा. लेट आउट प्रॉपर्टी पे अगर कोई लॉस है तो वो किसी दूसरे हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता है. PGBP के अंदर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. 33AB 33ABA का बेनिफिट नहीं मिलेगा. वही साइंटिफिक रिसर्च के जो सेक्शन 35 वाली सीरीज है वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट वाला बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. और IFOS में जो माइनर की इनकम क्लब होती थी, तो 1500 रुपए का आपको जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट नहीं मिलेगा. फैमिली पेंशन के अंदर जो आपको डिडक्शन मिला करती थी 15,000 और 1/3 विच एवर इज लोअर, वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. और इसी तरीके से अलाउंसेस टू MP और MLA जो 1037 में एग्जेम्प्ट हो जाया करते थे, वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, उसके अलावा इन्होंने 10AA का बेनिफिट भी विड्रॉ कर लिया है, 10AA का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा.
80C से 80U की जो डिडक्शंस मिलती है, मतलब चैप्टर 60 की जो डिडक्शन मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, एक्सेप्ट 80CCD2 और 80JJE। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो ये जो हमने भी पढ़े हैं ये एग्जामिनेशन उन्होंने विड्रॉ कर ली, जो पहले आपको मिल जाया करती थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, बट न्यू टैक्स रिजीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब देखो इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑप्टिंग फॉर द अफोरसेड कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स वुड बी नॉट अलाउड टू सेट ऑफ एनी लॉस और डेप्रिसिएशन। अगर इनसे रिलेटेड अगर कोई भी लॉस है या डेप्रिसिएशन, एब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, तो उसका कोई बेनिफिट आपको फ्यूचर में नहीं मिलेगा। ये हमने देख लिया है। लॉस फ्रॉम दी सेट ऑफ लॉस फ्रॉम दी हाउस प्रॉपर्टी, आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो बट किसी और अदर इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। डेप्रिसिएशन में हमने देख लिया है, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से अगर कोई एग्जेम्पशन है, कोई डिडक्शन है रिलेटेड टू अलाउंस और परक्यूजेस, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। यहां इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एज, अगर आपकी एज 60 साल से ज्यादा है या 80 या 80 से ज्यादा है, मतलब सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम हायर एग्जेम्पशन लिमिट। जो आपको 3 लाख और 5 लाख का जो बेनिफिट मिला करता था वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब आप चाहे वेरी सीनियर सिटीजन हो चाहे सीनियर सिटीजन हो, इररिलेवेंट, आपको नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और जनरल नोट्स देख लेते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ नॉट हैविंग एनी बिजनेस इनकम। अगर मान लो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आप स्विच कर सकते हो। जैसे आप प्रीवियस ईयर 22-23 में न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, 23-24 में ओल्ड में जा सकते हो, 25-26 में न्यू में जा सकते हो, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स आप स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम है और अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में आ गए तो फिर बाद में आप ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। और अगर मान लो आपने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया न्यू टैक्स रिजीम का, तो आप ओल्ड में आ जाओगे उस प्रीवियस ईयर में, और उस प्रीवियस ईयर और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर में, आने वाले प्रीवियस ईयर में कभी भी आप न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा पाओगे। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, यस आपको यहां पर मिल जाएगी। 87A का रिबेट का बेनिफिट आपको मिल जाएगा अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है और अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो। जो भी स्पेशल इनकम है उस पर स्पेशल रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स इंपोज किया जाएगा। सरचार्ज इज ऑल्सो एप्लीकेबल। जो सरचार्ज नॉर्मल तरीके से एप्लीकेबल होता है वही एप्लीकेबल होगा और फाइनल टैक्स पे 4% सेस लग जाएगा। अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इफ 115 BAC एप्लीकेबल, और उसका जो क्रेडिट है उसका कुछ नहीं होगा, वो आप फ्यूचर में सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब अगर आप 115 BAC में आ जाते हो तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स भी आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। राइट, सेम। अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम फॉर दी कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में भी देखो 115 BAD 22% है, अदर इनकम है 22% है, स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट से टैक्स इंपोज हो जाएगा। सेम, एक बेनिफिट दिया तो एक विड्रॉ कर लिया। ये जो आपको डिडक्शंस मिला करती थी वो यहाँ पर इन्होंने विड्रॉ कर लिए। सेम है यहाँ पर चैप्टर 6 में इन्होंने वो डिडक्शन नहीं मिलेगी एक्सेप्ट 80JJ और 80LA। ठीक है, अब अगर आपको ऑप्ट करना है तो रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले ऑप्ट करना होगा। राइट, और अगर आप इफ वंस ऑप्टेड आप उसे बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने किसी ईयर में विड्रॉ कर लिया उसके बाद में आपको उसे वापस बेनिफिट नहीं मिलेगा। राइट, चलो यस, सारे पॉइंट। एएमटी के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट एक चीज ध्यान रखना, इट शुड बी रेजिडेंट। ठीक है ना, जैसे कंपनी के केस में डोमेस्टिक था, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में रेजिडेंट है। ठीक है, चलो नोट 5 बोलता है फैसेसी ऑप्टेड 115 BA, BAA, BAB, दिस इज फॉर कंपनीज, दिस इज फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, और BAD कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन मैक्सिमम डेप्रिसिएशन जो होगा वो अलाउड होगा 40% से। ठीक है, चलो कुछ स्पेशल टैक्स रेट्स जो मैंने आपको बोला था कि मैं वहां पर हमने देखी थी ना कि आपकी जो भी टोटल इनकम आती है उसको कैजुअल इनकम, स्पेशल इनकम और नॉर्मल इनकम में सेग्रीगेट किया जाएगा। तो स्पेशल इनकम में मैंने 111A, 112A और 112 की बता दी थी। उसके अलावा कुछ स्पेशल इनकम है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो स्पेशल इनकम होती है ना वहां ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होती है, ना उस पर आपको कोई खर्चे का बेनिफिट मिलेगा और ना ही कोई डिडक्शन मिलती है। ठीक है ना, चैप्टर 6 की डिडक्शन भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 नॉट अलाउड एज ऑन बिलो स्पेशल इनकम। मतलब जो भी स्पेशल इनकम है जो हमने देखी थी 111A, 112A, 112 प्लस जो भी हम देखने वाले हैं, इन पे आपको चैप्टर 6 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा और कोई खर्चों का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, बट 111A, 112A और जब हम 112 देखते हैं, यस वहां पर हमें कुछ बेनिफिट मिल जाता है, बट ऑन बिलो इनकम जो भी हम देखने वाले हैं यहां पर खर्चों का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। यहां पर खर्चों का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना।
एंड ऑल्सो बेसिक एग्जेम्पशन बेनिफिट नॉट अवेलेबल एक्सेप्ट 111A, 112A और 112। जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट होता है ना कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो, जितनी कम है उतनी आप स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो स्पेशल इनकम में सिर्फ और सिर्फ आप 111A, 112A और 112 की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हो। हमने आपको एग्जांपल देखा था ना कि मेरी नॉर्मल इनकम थी 2 लाख रुपए, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कितना कम थी, 50,000। तो इस 50,000 को मैंने स्पेशल इनकम से सेट ऑफ कर दिया। तो सिर्फ और सिर्फ 111A, 112A और 112 की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है, बाकी किसी स्पेशल इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। और ये जो बाकी स्पेशल इनकम अभी हम देखने वाले हैं, इस पे खर्चों का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, और ना ही चैप्टर 60 का डिडक्शन मिलेगा। चलो 115 बीबी कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम पे हमने देखा था 30% और कोई खर्चों का बेनिफिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। 115 बीबीई डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम मतलब सेक्शन 68 कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, अमाउंट बोरोड ऑन रिपेड ऑन हुंडी। इन केसेस में अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो असेसिंग ऑफिसर को, सो दिस विल बी योर डीम्ड इनकम। और डीम्ड इनकम पे जो टैक्स रेट होगी दैट विल बी 60%। ऑलवेज 25% सरचार्ज होगा और 4% सेस होगा, सो इफेक्टिव रेट विल बी 78%। कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं मिलेगा और कोई चैप्टर 60 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेम फॉर 115 बीबी, ठीक है ना, वहां पर भी कोई खर्चों का बेनिफिट नहीं है, कोई चैप्टर 60 का डिडक्शन नहीं है। 115 बीबीएफ रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट, ये बोलता है कि जो आपने इंडिया में डेवलप किया है, अगर रॉयल्टी इनकम आपने जो पेटेंट जो इंडिया में डेवलप किया है उस पर अगर आपको रॉयल्टी इनकम मिलती है तो 10% से टैक्सेबल होगी, बट इट शुड इंश्योर करना पड़ेगा कि इट शुड बी डेवलप्ड इन इंडिया ओनली। ऐसा नहीं है कि आपने किसी और जगह डेवलप किया और इंडिया में बेनिफिट ले रहे हो, बिकॉज यहाँ पे टैक्स बेनिफिट, टैक्स रेट्स में कंसेशनल टैक्स रेट है, राइट। तो बैक्स की रिकमेंडेशन पे इन्होंने यहाँ पर इसे इंट्रोड्यूस किया 115 बीबीएफ को, एंड दिस विल बी टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस। कोई खर्चे का बेनिफिट नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। यहां इन्होंने बोला है 75%। कैसे हम चेक करेंगे कि सर इट इज डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया? उन्होंने बोला है कि 75% एक्सपेंसेस शुड बी इनकर्ड इन इंडिया, तो माना जाएगा इट्स डेवलप्ड इन इंडिया। नो डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंसेस, यस। एलिजिबल एसएससी उन्होंने बोला है कि पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, हु इज द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन एंड हुज नेम इज रजिस्टर्ड इन द पेटेंटी एज अंडर द पेटेंट एक्ट। इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और उसका नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए। assessee has to exercise the option for the taxation of royalty in accordance with the provision of 115 BBF up to due date of return। अगर वो 115 BBF का बेनिफिट लेना चाहता है तो उसे रिटर्न फाइलिंग के पहले पहले इसे ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। Where assessee opt for 115 BBF for any previous year and the assessee is not for paid income 115 in any of the next 5 years, then assessee shall not be eligible to claim। ये कहता है कि not opt, ठीक है ना। अगर मान लो आपने 115 बीबीएफ का किसी पर्टिकुलर ईयर में बेनिफिट लिया है और बाद में अगर आप किसी भी सब्सिक्वेंट 5 साल में एसएससी इन एनी ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर नॉट ऑप्ट, देन एसएससी अगर आप नेक्स्ट 5 सालों में, मान लो आपने प्रीवियस ईयर 22-23 में आपने 115 बीबीएफ का बेनिफिट लिया, तो इसके अगले 5 साल नेक्स्ट 5 ईयर्स मतलब क्या हो गया, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 और 28, 31 मार्च 2028 तक अगर आपने किसी भी ईयर में अगर 115 बीबीएफ ऑप्ट नहीं किया तो उस साल और उसके अगले 5 साल आपको वापस 115 बीबीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लो आपने 25-26 के अंदर बेनिफिट को ऑप्ट नहीं किया तो उस 25-26 में उस ईयर में और उसके अगले 5 सालों में आपको 115 बीबीएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 115 बीबीजी इनकम फ्रॉम कार्बन क्रेडिट जो है टैक्स होगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर ऑल एसएससीज। 112A, 111A कैपिटल गेन सेपरेटली हमने डिस्कस, कैपिटल गेन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। 115 बीबीडी और 115 बीबीसी डिविडेंड और ट्रस्ट सेपरेटली डिस्कस। चलिए, सो दीज आर द स्पेशल इनकम, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे टैक्स इंपोज होगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें जो हमारी है जो हम अदर चैप्टर्स में देखेंगे, जैसे भी मैंने आपको बताया कैपिटल गेन, ट्रस्ट, वहां पर हम और उन्हें डिटेल में देखेंगे, राइट। तो अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू अंडरस्टैंडिंग दे दी है, दिस इज द फर्स्ट रिवीजन। अब उसके बाद आपको कंटिन्यूसली सीरीज मिलेगी जहां पर आपको सारे चैप्टर आसानी से आसान शब्दों में समझ में आ जाएंगे। तो आप बताइएगा कि कैसा लगा ये सेशन। थैंक यू।